जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ाने वाले हैं, जो पूरा क्लास होगा और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो पहला चैप्टर से आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए ये है चैप्टर का नाम है। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए रसीदा, रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक 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 उसकी निगाह एक एक मुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले उसने सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। रसीदा जी थी, वो सोच पड़ी थी कि 100 साल पहले क्या हुआ था, वो जानने की इच्छुक थे। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं कैसे पता लगाए यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता हो जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शाकाओं, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाओं, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस उस समय उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। यानी इनका कहने का मतलब है कि आज से 100 साल बच्चे कैसे खेलते थे और कैसे खेलते थे, क्या कौन से गाने गाते थे, किस तरह से रहते थे, ये जानने का इच्छुक है। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे लोग कहाँ रहते थे। देखिए तो मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों ने कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। जैसे कि इनको पता लगाने के लिए कह रहा है कि नर्मदा नदी के तट पे क्या था कि वो बहुत सारे लोग वहां पे रहते थे। और वहां पे बोल रहे हैं कि लाख वर्ष पहले से लोग वहां पे नदी के तट पे जो थे वो वहां पे रहते थे, आप लोग देख सकते हैं। और और वहां की नदी के तट पर रहते थे और यहाँ रहने वाले प्रारंभिक लोगों से कुछ जानकारी मिल सकती है, वही पता करने के लिए इसको बताया जा रहा है। फिर आगे देखेंगे। फिर आगे है कि, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। वे उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का लगाओ पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे नक्षत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। देखिए यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने
प्रारंभ उन्होंने गेहूं, देखिए सबसे पहले गेहूं जौ उपजाना प्रारंभ किया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, उन्होंने उन्होंने भेड़ बकरी उन्होंने भेड़ बकरी पालतू बनाना शुरू किया था। और ऐसे पूछा जाता है कि पालतू बनाना, भेड़ बकरी को पालतू बनाना यह देखिए शुरू किया जाता है। और क्वेश्चन बनता है कि मतलब सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया था, सबसे पहले पालतू कुत्ता को बनाया गया था, ठीक है। फिर आइए आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारे मानचित्र है, महाद्वीप है, जो प्राकृतिक मानचित्र है, जहाँ पे देखिए हर नदी का दिया गया है किस क्षेत्र में किधर नदी है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, हम छोटा करके दिखा देते हैं पूरा। देखिए ये हमारे भारत का मानचित्र है और नदी के बारे में दिया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। इसे पूरा क्लियर नहीं दिखाने बन रहा है, इसलिए आप लोग, हम पीडीएफ डाल देंगे, उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब मानचित्र में मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष हुआ था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा क्या, कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था। तो आप क्या यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि 25 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, बोल सकते हैं। और उसके आगे देखिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदियां का पता लगाओ लगाओ गंगा के दक्षिण में गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि नदियों के आसपास का प्राचीन काल में मगध मगध यानी बिहार बिहार में नाम, मतलब मगध के नाम से पहले, अब वर्तमान में बिहार जाना था, लेकिन हमारे बिहार को पहले क्या बोला जाता था, मगध बोला जाता था, ठीक है। इसके शासक शक्तिशाली थे। इसके शासक क्या थे, शक्तिशाली थे। ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि आपको बिहार का वर्तमान नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि मगध है। और उन्होंने एक विशाल राज्य का स्थापना किया था, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इधर देखिए, इधर चलते हैं, बाद में आते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। लोगों ने सैदक महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी हिमालय जैसे जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम कर भरी भरी होती थी। फिर ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में कभी काफिले में कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। इनका कहने का मतलब है कि कभी कभी जहाजों से अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं, जैसे कि हथियार उथियार लेके युद्ध करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक जाते थे। धार्मिक शुरू लोगों धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। इनका कहने का मतलब है, लोगों को धार्मिक जो गुरु थे वो लोगों को क्या करते थे, वो शिक्षा देते थे। एक कस्बे से दूसरे कस्बे जा जाकर, एक गांव से दूसरे गांव जा जाकर शिक्षा वो देते थे, ठीक है। कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से
कुछ लोगों को एक दूसरे के विचारों जानने का अवसर मिलता था। जैसे कि देखिए आप लोग जितना लोगों से बातचीत करिएगा, जितना नए-नए लोगों से मिलिएगा, तो आपके मन में क्या आएगा, नए-नए ख्याल आएगा, नए-नए विचार उत्पन्न होगा। आप लोग जान पाइएगा कि एक दूसरे के मन में क्या चलता है, लोग किस तरह से रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, वो सब आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आइए इनको जानते हैं। एक बार एक बार फिर से मानचित्र को देखो, पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक प्राकृतिक सीमा निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप से बाहर से बाहर से भी कुछ कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन की हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध समृद्ध किया। जैसे कि इनका कहने का मतलब है, यहाँ पे कुछ लोग जो है ना दूसरे देश से यहाँ घूमने के लिए आते थे, और हमारा भारत में क्या था कि बहुत अच्छा वातावरण था, बहुत ही अच्छा था, इसलिए दूसरे लोग से देश आते थे और हमारे यहाँ घूमने के लिए आते थे, लेकिन क्या करते थे, वो यहीं पे आके बस जाते थे। ठीक है, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने तराशने संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश का नाम, यहाँ पे देखिए क्या है टॉपिक, देश का नाम। देश का नाम देखिए, अपने अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ऐर से जाने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंद्रोस तथा अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृत्रिम ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, देखिए पहले ये छोटा वाला पॉइंट को देखते हैं। देखिए देखिए बोला है क्या कि तारपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। देखिए इस इस यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्रों को काटकर उनके अलग-अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। जैसे देखिए इसी तरह से जो देख रहे हैं आप, इसी तरह का जो तारपत्रों का था, इसका प्रयोग किया जाता था। जो देखिए यही है। ठीक है, और इसको हम देखते हैं आगे, जो साफ नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम जो टॉपिक छोड़े थे, अतीत से बारे में कैसे जाने। देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी गई के कारण पांडुलिपि की जाती है। देखिए पांडुलिपि कही जाती है। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना था, तो ये क्या बोल रहा है, इसकी विशेषता देखिए, हाथ से हाथ से हाथ से लिखने होने के कारण इसे पांडुलिपि कही जाती है। जो हाथ से लिखी गई इसलिए इसे पांडुलिपि कही जाती है।
ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ है हाथ। मेनू का अर्थ है हाथ। आपका यह भी से बन सकता है, लैटिन शब्द है जो मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द जो लैटिन शब्द है। और मेनू का अर्थ क्या होता है? मेनू का अर्थ क्या होता है? तो हाथ, हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियों प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि जो पांडुलिपि, ये पांडुलिपि प्रायः कहाँ मिलते थे? तारपत्रों के अथवा हिमालय के हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र मिलती थी। आपको पूछ देगा कि भुज नामक पेड़ कहाँ मिलता था, तो आप कह सकते हैं तारपत्र हिमालय के क्षेत्र में ये ज्यादातर मिलते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए ये देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों मंदिरों और बिहारों में प्राप्त है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में प्राकृतिक शब्द का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस टॉपिक को देखिए। अब यहाँ पे क्या है? हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोगों अपने अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों भी मिलते हैं। यहाँ कह रहा है कि कुछ अन्य प्रकार का अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण 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 करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा करते थे। चलिए देखिए, यहाँ से देखते हैं कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? तो अभी हम आपको बताए हैं क्या क्या कठिनाई आती थी, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे पहले एक छोटा सा हेडलाइन दिया है, इसको पहले देखते हैं। ठीक है, इसको पहले देखते हैं। ये छोटा वाला हेडलाइन है। ठीक है, यह है लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां कुछ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है।
जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानियों तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहाँ पे आपसे पूछ देगा क्या कि यह अभिलेख प्रयुक्त होने वाली यूनानी अरामेक नामक दो भिन्न लिपियों तथा तथा भाषाओं में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिए इसके अतिरिक्त फिर यहाँ पे देखिए इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हाथियों, बर्तनों, आभूषणों 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 देखिए, अब यहाँ पे हम लोग आ गए। देखिए पहले के ज़माना में इस तरह से बनाए जाते थे आभूषण, पत्थर पे कुछ-कुछ चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। बाय एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। डाय एक पुराना चांदी का सिक्का। देखिए यहाँ पे जो चांदी का सिक्का है, देखिए ये इस तरह का है और ये घारा है। ठीक है, इस तरह से प्रयोग किया जाता था। चांदी का सिक्का 2500 पूर्व होता था। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग आज से 2500 वर्ष पहले होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का भिन्न है। सही बात है। जो हम लोग पहले यूज करते थे, इस समय जो हम लोग सिक्का देख रहे हैं और पहले के सिक्का में पैसा में बहुत चीज का अंतर था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यही बात बता रहा है कि अभी के सिक्का में और पहले के सिक्का में बहुत चीज क्या है, तो भिन्न है। चलिए देखिए फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए अब क्या बोल रहा है। तथा तथा चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। जैसे कि जो अभी का जो लोग हैं, जो जानना चाहते थे कि पहले के ज़माना में क्या होता था, किस तरह के पैसा मतलब चलाए जाते थे, किस तरह से लोग रहते थे, उनको जानने के लिए तो क्या है, तो कोई बताने के लिए तो कोई लोग जीवित नहीं है। पहले उतना इलेक्ट्रॉनिक सामान का मतलब कैमरा-वैमरा ये सब का साधन नहीं था। इसलिए जहाँ पे जो लोग रहते थे वहाँ पे दब उब गया हो उसका सामान-वामान, तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे खुदाई-वुदाई का काम किया जा रहा है। करते हैं और अंदर से जो निकलते हैं तो उसी से अनुमान लगाकर बताया जाता है कि पहले के लोग इस तरह से रहते थे, इस तरह से कपड़ा अपना पहनते थे। ठीक है, अब देखिए इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो पहले जो थे, अब देखिए अभी में बहुत इसका अंतर है। अभी का सामान बहुत कमजोर आता है। पहले जो था बहुत एकदम मजबूती तौर पे रहता था और जल्दी वो टूटता फूटता नहीं था, बहुत मजबूत। लेकिन अभी क्या है, कोई भी चीज मार्केट से लाइए, घारा हो गया चाहे कोई भी चीज ऐसा हो गया, बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पुरातात्विक जानवरों, चिड़िया चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। यदि पहले पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछली की हड्डी भी ढूंढते थे। ठीक है, ढूंढते हैं और इससे उन्हें जानने में यह मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। देखिए बताया ना कि पहले कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, खुदाई कर करके पता लगा रहे हैं। तब हम लोग जान पा रहे हैं कि पहले के लोग किस तरह का जीवन जीते थे। देखिए क्या खाते थे। देखिए वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए
रूप से बचे रहते थे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वनस्पति जो होते थे पेड़ पौधा और अन्न के दाने जो जल जाते थे और कुछ कुछ बच जाते थे, उनसे पता लगा लेते कि किस तरह से वो मतलब खाना में प्रयोग करते थे, जलावन के लिए क्या प्रयोग करते थे, लकड़ी उकड़ी कैसा था, वही सब के बारे में बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए पुरातत्वविदों को बहुधा बहुधा के अवशेष मिलते होंगे। पांड्यलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो जो अतीत जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना शुरू पढ़ना 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 बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते थे। ठीक है, देखिए इनका कहने का मतलब है कि इतिहास पढ़ना रोचक क्या हो जाता है, कब हो जाता है, जब पता चलता है कि पहले के लोग किस तरह से होता है, तब हम लोग क्या पढ़ने में अच्छा लगता है कि बताते हैं कि किस तरह से पहले लोग रहते थे, क्या करते थे, नहीं करते थे, किस तरह से पैसा कमाते थे, किस तरह से जीते थे, कहाँ रहते थे, उनका स्थायी घर था कि नहीं था, किस तरह से उनका पालन पोषण वो अपना बच्चे के करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अतीत एक अनेक, यहाँ पे लिखा है अतीत एक अनेक। देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पे लिखा अतीत से या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा क्या कि यहाँ पे आपको बोलेगा कि अतीत शब्द जो है हमारे शीर्षक में जो अतीत शब्द जो है पर ध्यान दिया। ठीक है, अतीत पर ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग किस रूप में किया है, कौन वचन में किया जाता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा बहुवचन, एक वचन, द्विवचन। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, तो यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखिएगा अतीत शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में किया गया है। ठीक है, ऐसा इस तथ्य की एड ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, जिस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों और रीति-रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके वो अपना फल-फूल संग्रह ज्ञात प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये जो है खाना के लिए जो क्या होता है अन्य व्यक्ति पर क्या होता है निर्भर रहते हैं। इसे इस तरह के भेद अतीत में भी विद्वान थे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, फिर यहाँ से आपको स्टार्ट करेंगे। फिर देखिए इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह के भेद है। इसमें शासक अपनी विजय का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है हम कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा
लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी शिकारी मछुआरे संग्राहक कृषि अथवा पशुपालक पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि कभी अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना विशेष है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तिथियों का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। तिथियों का मतलब, अगर अगर कोई तुमसे तिथि के तिथि के अगर तुमसे कोई अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो कुछ शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। ठीक है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के की तिथि से की जाती है। देखिए वर्ष का जन्म किसके, देखिए अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या बनेगा, बोलेगा कि धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से तिथि के प्रतीक है। तो अब बोलेगा किस धर्म से, प्रवर्तक से, ईसा मसीह के जन्म से बोल देगा किस धर्म से, तो ईसाई धर्म से तिथि की जाती है, और चाहे ईसा मसीह के जन्म से तिथि की जाती है। देखिए अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ गए इतिहास और तिथियां को देखेंगे हम लोग। चलिए ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको अब देखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इतिहास और तिथियां को देखेंगे। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व होगा। ठीक है। का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईस्वी में, एडी बोलेगा तो हिंदी में ईस्वी होगा, लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है। ठीक है। तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से वर्ष से है। कभी 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 इस सीई तथा बीसीई की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन भरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। पूछेगा कि भारत में इस तिथियों का प्रयोग कब हुआ था, तो कितना बोल रहा है, 200 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले है। ठीक है। पृष्ठ 3 पर दो तिथियां का नाम पता लगाओ, ये छोड़िए। चलिए अब अन्यत्र देखेंगे। अन्यत्र में देखिए जैसे क्या बोल रहा है। ठीक है। देखिए जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे।
सभी अभिलेखों, लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं, लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5,000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। कितने वर्ष पहले? तो 5,000 वर्ष पहले। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है जो पहले के तौर पे प्रयोग करते थे लोग। देखिए पीटी मतलब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला दिया हुआ है, उसी से आप मतलब कुछ नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे मिस्र मिस्र के उत्तरी तट पर रोमेटा नाम का एक कस्बा था। आपको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ देगा कि मिस्र के उत्तरी तट पर क्या किस नाम का था व्यक्ति था कि नाम का एक कस्बा था, तो वो क्या बोलना है? रोमेटा, रोसेटा। यहाँ एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि राजाओं तथा ईरानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। देखिए आप पूछेगा जो पहले राजा और रानियों को जो नाम एक फ्रेम में रहते थे जिन्हें क्या कहते थे? तो उसे कारतूस कहते थे। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए रखते हुए मिस्री के अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह यह जान लिया कि भिन्न अक्षरों किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों की भी पढ़ सके। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको चित्र दिखाए थे, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि एल अक्षर, देखिए एल अक्षर जो क्या चीज के लिए है? तो ये शेर के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए ए अक्षर के चिड़िया के लिए प्रयोग किया गया है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी ए के लिए चिड़िया के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन देखिए और आइए अब और आगे दिखाते हैं, इसमें दिखाते हैं। इसमें भी देखिए सेम है। इसमें भी देखिए पी अक्षर क्या है? ये वर्ग के लिए प्रयोग किया गया है। टी का देखिए एक छाता के आकार का बना दिया है। एल भी यहाँ देखिए शेर की तरह बना दिया है। मतलब ये जो है ना, पहले के लोग क्या करते थे कि वो मतलब एबीसीडी का कोई अक्षर लेकर और कोई चित्र का वस्तु का उसके मतलब संकेत कर देते कि एल बोलेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम शेर के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से पहले के लोग करते थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हर अक्षर के कुछ न चित्र के नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं जिसका अपना अलग अलग नाम उसका काम दिया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ कल्पना करो। चलिए कल्पना करो क्या हो रहा है। तुम्हें एक पुरातत्विक का साक्षात्कार लेना है। तुम 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्विक तत्व से पूछना चाहोगे। जैसे कि आप लोग यहाँ बोल रहा है कि आप 5 प्रश्न को पूछिए और एक सूचक बनाइए जिसमें आप प्रश्न पूछकर अपना जानकारी क्या-क्या आपको जानना है, आप अपना मतलब आपके अंदर में जो इच्छा होगा कि हाँ, पहले के लोग कैसे रहते थे, उस तरह के प्रश्न आप 5 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। ठीक है? अब चलिए यहाँ पे देखिए कुछ उपयोगी शब्द। उपयोगी शब्द क्या है? यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आओ याद करें। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? आओ याद करें। निम्नलिखित को क्या कर रहा है? मिलान करने के लिए कर रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए पहले इसको देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व थे और गंगा घाटी के नगर मगध
मगध मगध मगध का बड़ा राज्य 25वीं वर्ष वर्ष पूर्व पहले और वर्तमान लगभग है 2000 वर्ष पूर्व पहले। ठीक है, हम इन चारों को देख लिए और देखते हैं और है क्या, नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मिलान करेंगे। देखिए निम्नलिखित को मिलान करें।